गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यानी अपना हिस्ट्री वाला जो चैप्टर चल रहा है यानी अंग्रेजों का प्रतिकार एवं संघर्ष, यानी अंग्रेजी जो अपना साम्राज्य है, अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार एवं संघर्ष। समझ गए? यानी अपना जो चैप्टर चल रहा है वो है अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार एवं संघर्ष। हमने देखा कि पिछली क्लास में या पिछली जो अपनी जो लेक्चर हुए हैं उसमें क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी। 1857 की जो प्रमुख क्रांति की जो केंद्र थे, जैसे लखनऊ था, बरेली था, आपका झांसी था, ग्वालियर था, इनके बारे में, उनके प्रमुख नेताओं के बारे में हमने पढ़ा था। किस प्रकार से क्रांतिकारी नेताओं ने यानी इस क्रांति को आगे बढ़ाया है। लेकिन ये जो लोकल जो जनमानस था, स्थानीय वहाँ के नेता थे, उन्होंने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। नहीं तो क्या पता कि भारत की ये जो आज जो है ये भारतीय जो नक्शा है जो हम देख रहे हैं, न जाने भारत की कितनी बड़ी सीमाएं होती। लेकिन यानी स्थानीय नेताओं के अभाव के कारण ये क्रांति ज़्यादा दिन नहीं चल सकी। समझ रहे हो? इसलिए यानी ये क्रांति का दमन हो चुका था। अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार एवं संघर्ष इसी चैप्टर में आगे अगर आज पढ़े तो आज हम विशेष रूप से आपने जो क्लास रहेगी ये वो रहेगी आदिवासी आंदोलन। समझ गए? आदिवासी या इसको बोल सकते हैं जनजाति। कहने का मतलब कि हम लोग तो पढ़े लिखे हैं, लेकिन ये लोग तो बिना पढ़े लिखे, लेकिन स्वाभिमान, लेकिन भारत की आन बान और शान के लिए इन्होंने भी अंग्रेजों से काफ़ी लोहा लिया। समझ रहे हो? इन्होंने कभी भी अपनी मातृभूमि के साथ गद्दारी नहीं की इन्होंने, यानी आदिवासी लोगों ने। तो आज की जो अपनी क्लास रहेगी वो विशेष रूप से यानी इस आदिवासी और जनजातीय आंदोलन पर ही फोकस रहेगी। अगर बात की जाए तो यानी इस क्रांति जो 1857 की क्रांति की जो योजनाकार थे, इस क्रांति की योजनाकार में प्रमुख नाम था रंगोजी बापू जी का। ठीक है, श्याम जी कृष्ण वर्मा। इन्होंने यानी इंग्लैंड में इस क्रांति की यानी योजना बनाई थी और डेट फिक्स की थी कि 31 मई को पूरे भारत में एक साथ शुरुआत की जाएगी। लेकिन ऐसे कुछ कारण हो गए कि यानी ये क्रांति हो गई। अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने इस क्रांति के लिए एक प्रतीक भी रखा था, यानी कमल, ठीक है, और रोटी, यानी कमल का फूल और रोटी इस क्रांति का प्रतीक था। अगर 1857 की क्रांति का अगर प्रतीक की बात की जाए, सिंबल, ठीक है, तो ये वो था, क्या था, यानी कमल और रोटी। समझ गए? यानी कमल और रोटी, कमल का फूल और रोटी का ये संकेत था, यानी 1857 की क्रांति का। तो आज यानी अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार और संघर्ष में हम विशेष रूप से यानी आदिवासियों ने अपनी तरफ से क्या योगदान दिया, ऐसे कैसे कौन से कारण थे यानी जहां पर यानी आदिवासियों ने इन अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। तो हम अगर स्टार्ट करते हैं तो देखो दोबारा से एक बार यानी रिवीजन कर लेते हैं कि 1857 का जो विद्रोह, प्रमुख केंद्र व नेता, और ये पूरा आपका भारत का जो मैप है उसके अनुसार आप देख सकते हो कि मेरठ में कौन थे, कदम सिंह। दिल्ली में कौन था, वहां दिल्ली है, देखो सेंटर है, यानी विद्रोह का सेंटर है, और वहां पर बहादुर शाह जफर। ओके, यहां पर ग्वालियर में तात्या टोपे। अगर कानपुर की बात की जाए तो नाना साहिब। अगर बरेली की बात की जाए तो बख्त खां। लखनऊ अगर बात करें तो वहां पर क्रांति की यानी क्रांति का प्रमुख जो नेता वो थी बेगम हजरत महल। इलाहाबाद में लियाकत अली। अगर आरा, ये बिहार में है, यानी आरा, वहां पर कुंवर सिंह। अगर बैरकपुर की बात की जाए, सबसे पहले 29 मार्च 1857 बैरकपुर में मंगल पांडे ने यानी एक तरह से इसकी शुरुआत ही कर दी थी। ठीक है, अगर बात की जाए तो संबलपुर में सुरेंद्र शाही व उज्जवल शाही। ठीक है, तो ये
अगर आप बिल्कुल असम में अगर बात की जाए, असम में भी इसका मतलब क्रांति, यानी पूरब में अगर बात की जाए, देखो उत्तर भारत दक्षिणी भारत में भी शुरुआत हुई है, लेकिन पूर्व में भी हुई है। पूर्व में असम में क्रांति का प्रमुख नेता अगर बात की जाए तो दीवान मनीराम। कौन था? दीवान मनीराम, यानी असम में क्रांति का प्रमुख नेता था। तो इस मैप से बिल्कुल आप समझ सकते हो कि कहां कहां यानी क्रांति की शुरुआत हुई थी और उनके प्रमुख नेता कौन थे। अगर हम बात करें तो जनजाति, अपनी जो आज की क्लास है वो स्पेशल किस पे तौर पे है, यानी फोकस है उसका जनजाति या आदिवासी, ठीक है। यानी 23 जून और सन 1757 ईस्वी को, यानी ये डेट बार बार आ रही है, याद रखना 23 जून सन 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ था, यानी रॉबर्ट क्लाइव जो कंपनी का कमांडर था और सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब था उस समय को, प्लासी के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर अपना क्या कर लिया था, नियंत्रण स्थापित कर लिया। सन 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, ठीक है। उसमें कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई थी। यानी बक्सर युद्ध में बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत दिखाने कि भारत को अंग्रेजी उपनिवेश बदलने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। उपनिवेश का मतलब समझ रहे हो, उपनिवेश वो होता है यानी अगर कोई देश दूसरे देश पे शासन करता है तो जो शासन करने वाला जो देश है उसी की सत्ता होती है, उसी के रीति रिवाज चलते हैं, उसी का कहना, यानी उसी के अनुसार उस जो जिस देश पे उपनिवेश किया जाता है उसका यानी पूरा का पूरा, चाहे उसका सामाजिकरण हो या पूरा का पूरा आर्थिकरण, सब प्रकार से यानी वो ही, यानी एक तरह से जो अंग्रेज हैं, जैसे अंग्रेजों ने भारत को क्या बनाया था अपना उपनिवेश, तो अंग्रेजों का ही यानी शासन चलता था, तो उपनिवेश बना दिया था किसको, भारत को। तो उपनिवेश की प्रक्रिया शुरुआत हो चुकी थी यानी प्लासी के युद्ध के बाद से ही। और अगर बात की जाए तो बक्सर का युद्ध तो इसमें और भी अधिक काम कर गया। उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया ने ही जन विद्रोह को जन्म दिया। जन विद्रोह का मतलब जनता का विद्रोह, ठीक है। अगर जनता के अधिकारों का हनन होगा तो जनता तो बिल्कुल भड़केगी। तो यहीं पर यानी जन विद्रोह का जन्म दिया, जिसमें जनजातीय आंदोलन भी हैं। जनजातीय आंदोलन का कारण जनजातीय लोगों द्वारा अपनी स्वतंत्रता खो जाने और स्वशासन में विदेशी हस्तक्षेप, यानी देखो इसका जनजातीय आंदोलन का प्रमुख कारण क्या रहा है, इसका प्रमुख कारण है कि उनकी अपनी जो आज़ादी थी वो छीन ली गई उनसे, ठीक है। अगर आदमी की अपनी आज़ादी छीन ली जाती है तो वो क्या करेगा, वो विद्रोह करेगा। और क्या करेगा, तो यहाँ पर जनजातियों के द्वारा जो विद्रोह किया गया था उसका प्रमुख कारण यही है कि उनकी स्वतंत्रता खो गई। इसके अलावा उनका खुद का जो शासन था, उनके खुद का जो अपना शासन था अपने लोगों का, वो खो गया। क्यों कि उसके स्वशासन में विदेशी हस्तक्षेप हो गया। विदेशी यहाँ पर कौन है, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर अंग्रेज। विदेशी हस्तक्षेप, प्रशासनिक परिवर्तन हो जाने, प्रशासन में यानी पूरे चेंजिंग कर दिया अंग्रेजों ने, ठीक है। अत्यधिक करों की मांग, यहाँ पर देखो क्योंकि आदिवासी लोग कहाँ रहते हैं, ज्यादातर जंगलों में रहते हैं, जंगल में ही यानी रहकर अपनी आजीविका और चलाते हैं। तो यानी यहाँ पर अत्यधिक करों की मांग कर दी अंग्रेजों ने। इसके अलावा अर्थव्यवस्था का भंग होना, यानी उनकी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था एक तरह से भंग हो गई आदिवासी लोगों की, तो तब जाके ये विद्रोह खड़ा हुआ। कौन सा, ये जनजाति आंदोलन। तो जनजाति आंदोलन के अगर पूछे कारण कौन कौन से हैं तो उसमें बाकायदा आप लिख सकते हो नंबर 1 लगाकर, यानी स्वतंत्रता खो जाना। नंबर 2 यानी किनकी, यानी आदिवासियों की स्वतंत्रता खो जाना, स्वशासन में विदेशी हस्तक्षेप करना, प्रशासनिक परिवर्तन होना, इसके अलावा अत्यधिक करों की मांग होना और अर्थव्यवस्था का भंग होना। ये यानी क्या थे, ये सब के सब यानी आपकी जो जनजाति जो आंदोलन है उसके प्रमुख कारण हैं। अगर हम बात करते हैं आगे तो अब बंगाल और पूर्वी भारत। पूर्वी भारत बोले तो आपका यानी ये जो आसाम वगैरह इधर का जो इलाका है, पूर्वी नागालैंड, आपका मणिपुर, इम्फाल, ये पूरा का पूरा, क्योंकि आज भी आदिवासी लोग इधर ज्यादा हैं, समझ रहे हो। यानी बंगाल और पूर्वी भारत में जनजाति विद्रोह। अब देखो
जनजाति विद्रोह। सबसे पहला विद्रोह है सन्यासी विद्रोह। कौन सा है? सन्यासी विद्रोह। बंगाल पर अंग्रेजी राज्य स्थापित होने के बाद, यानी जब सन 1769 और 70 ईस्वी में भीषण अकाल पड़ा। क्या पड़ा? अकाल। और वो भी भयंकर रूप से अकाल पड़ा। कहां पर पड़ा? बंगाल में। और उधर कंपनी के जो पदाधिकारियों ने, यानी अगर अकाल भी पड़ गया तो कंपनी के जो पदाधिकारी थे, जो ऑफिसर लोग थे, उन्होंने लोगों से यानी कर लेना, और वो भी कठोरता से कर लेना, चाहे हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अंग्रेजों का कहना है कि चाहे अकाल पड़े, चाहे कुछ भी हो, हमें कर चाहिए, टैक्स चाहिए तो टैक्स चाहिए। अब जनता के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, ठीक है, तो वो कर कहां से चुकाएगी? तो यही देखो कि उधर कंपनी के जो पदाधिकारियों ने कर भी कठोरता के साथ वसूले, करों को भी यानी कठोरता के साथ करों को वसूला। सन्यासी कर सी करने के साथ साथ धार्मिक यात्राएं भी नियमित करते थे। देखो ध्यान देना, सन्यासी, अरे जो सन्यासी होता है वो तो ज्यादातर यानी धर्म के काम में ज्यादा रुचि रखता है, तो वो यानी अपनी आस्था प्रकट करने के लिए जगह जगह तीर्थ यात्राएं करता है। यहाँ पर सन्यासी साथ साथ में क्या करें कि सन्यासी कर से करने के साथ साथ धार्मिक यात्राएं भी नियमित करते थे। कौन? सन्यासी। तीर्थ स्थानों पर आने जाने पर क्या लगा दिया अंग्रेजों ने? प्रतिबंध लगा दिया कि आप तीर्थ स्थानों पर आना जाना बंद कर दिया। किनका? सन्यासी लोगों का। तो सन्यासी लोग क्या हो गए? अंग्रेजों से नाराज हो गए। और इन सन्यासियों की अन्याय के विरुद्ध लड़ने की परंपरा भी रही थी कि वो कभी भी जब अन्याय होता है तो उसके खिलाफ सन्यासियों की ये परंपरा रही है कि वो जब जब उनके खिलाफ अन्याय हुआ है तब तक उन्होंने अपनी आवाज को बुलंद किया है। इन सन्यासियों की अन्याय के विरुद्ध लड़ने की जो परंपरा भी रही थी, और उन्होंने जनता के साथ मिलकर और कंपनी की जो कोठियों तथा कोषों पर आक्रमण कर लूट लिए। कंपनी की कोठी समझ रहे हो? जहां कंपनी कोठी का मतलब जहां कंपनी ने अच्छा प्रकार से अपना सामान यानी एकत्रित कर रखा था, और जिनके जो कोष थे, समझ गए, यानी जो भंडार गृह थे, उन पर आक्रमण कर लूट लिए। किन्होंने? इन सन्यासियों ने। ठीक है, ये लोग कंपनी के सैनिकों के विरुद्ध यानी बहुत ही वीरता से लड़े, लेकिन वारेन हेस्टिंग्स ने एक लंबे अभियान के बाद इस विद्रोह को दबा दिया। सन्यासी विद्रोह को दबाने वाला यानी अंग्रेज जो बोल सकते हो उसको आप क्या कि गवर्नर कौन था? तो उसका नाम था वारेन हेस्टिंग्स। ये भी दो हुए थे, एक लॉर्ड हेस्टिंग्स था और एक वारेन हेस्टिंग्स थे। इन्होंने एक लंबा अभियान लेकर और इस विद्रोह को दबा दिया, जिसका उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास है। कभी ध्यान देना, इस उपन्यास को पढ़ने की कोशिश करना, तो उसमें आपका इस उपन्यास का नाम है आनंद मठ। क्या नाम है? आनंद मठ में मिलता है। आनंद मठ है वो को पूरा का पूरा इस सन्यासी विद्रोह पर ही आधारित है। अगर आप पूरा का पूरा अगर आनंद मठ कभी पढ़ो उपन्यास, तो हमें आपको पूरा का पूरा इस बंगाल का जो सन्यासी विद्रोह उसका पूरा का पूरा सजीव चित्रण आपके दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, ये था यानी कौन सा, अगर आप बात करते हैं तो सन्यासी विद्रोह। दूसरा यानी कौन सा विद्रोह है? कोल विद्रोह। सन्यासी विद्रोह बंगाल में हुआ। कोल विद्रोह कहां होता है? देखो, अंग्रेजी प्रशासनिक जटिलताओं और कठोर भूमिकर व्यवस्था तथा स्थानीय शासक वर्गों की उपेक्षापूर्ण व्यवहार से जिस शोषण को जन्म दिया था, उसके खिलाफ कोल जनजाति, देखो एक जनजाति यहाँ पे सन्यासी, उसी प्रकार कोल भी एक जनजाति ने विद्रोह किया। और ये विद्रोह तब अधिक बढ़ गया कब? जब सन 1831 ईस्वी में यानी किया जाना। ठीक है, पुलिस का दमन जमींदारों तथा साहूकारों के द्वारा जबरदस्ती वसूली किया जाना था। 1931 में जमींदार थे और जो साहूकार थे उनके द्वारा अत्यधिक क्या यानी वसूली किया जाना। ठीक है, तब यानी ये विद्रोह और अधिक बढ़ गया। इस विद्रोह में दो सगे भाई थे जिनका नाम था सिंधु और कान्हू। ध्यान देना, 1831 में यानी ये विद्रोह और अधिक बढ़ गया, यानी
कोल विद्रोह। और कोल विद्रोह के प्रमुख दो सगे भाई जिनका नेतृत्व कौन कर रहे थे, यानी कान्हू, एक तो नाम था क्या है कान्हू और एक का नाम है सिंधु, ठीक है। इन्होंने यानी क्या किया है, इन कोल जितने भी जो आदिवासी थे उनको एकत्रित किया और कंपनी के विरुद्ध, यहाँ पर कंपनी कौन है, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके खिलाफ उन्होंने अभियान किया, समझ रहे हो, यानी उनके खिलाफ विद्रोह किया। इस विद्रोह का नेतृत्व दो भाई सिंधु और कान्हू द्वारा किया गया और इन्होंने कंपनी के शासन का अंत करने की घोषणा करके और अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया कि हम कंपनी का कोई यानी कहना नहीं मानेंगे, किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देंगे, यानी अपना खुद का शासन होगा, अपना स्वतंत्र शासक, ठीक है। विस्तृत सैन्य कार्यवाही के पश्चात ही और 1856 ईस्वी में स्थिति क्या कर सकी, कंट्रोल में आई कंपनी के और सरकार को स्वतंत्र पृथक यानी संथाल क्या बनाना पड़ा, संथाल, ये कहां पर है संथाल, समझ रहे, यानी एक संथाल परगना बनाना पड़ा, कोलों के लिए अलग से क्या बनाना पड़ा, एक संथाल यानी परगना बनाना पड़ा, ठीक है। तो ये दूसरा आपका जनजाति विद्रोह था। अब तीसरा जनजाति विद्रोह है वो भील विद्रोह। कौन सा है, भील, समझ गए, भील भी एक जनजाति होती है, राजस्थान में भी काफी मात्रा में भील पाए जाते हैं, भीलवाड़ा तो पूरा जैसे भीलों के नाम से प्रसिद्ध है, भीलवाड़ा, ओके। तो देखो भील जनजाति पश्चिमी तट के खानदेश नामक, ध्यान देना, पश्चिमी तट, कौन सा तट है, पश्चिमी तट है। अगर बात करते हैं पूर्वी तट और पश्चिमी, तो पश्चिमी तट के खानदेश नामक इलाके में रहती थी, कहां पर रहती थी, पश्चिमी तट के खानदेश, इस इलाके में यानी भील नामक जनजाति रहती थी। 1812 से लेकर 1819 तक इन लोगों ने अपने नए स्वामी यानी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। अपने नए स्वामी कौन, इनका नया मालिक कौन आया अभी, यानी अब अंग्रेज बन गए थे नए मालिक, तो इनके विरुद्ध उन्होंने यानी क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। कि इन्होंने भीलों ने, कंपनी अधिकारियों का मानना था कि इस विद्रोह को पेशवा बाजीराव द्वितीय तथा उसके प्रतिनिधि यानी कौन था, त्रिकब्जी यानी डांगलिया ने प्रोत्साहित किया। कंपनी का मानना था कि ये सारा काम किसका है, पेशवा का काम है, समझ गए, यानी कंपनी इनको जिम्मेदार मानती थी कि इन्होंने भीलों को क्या किया है, भड़काया है, समझ गए, अंग्रेजों के खिलाफ, यानी कि इन्होंने भड़काया, यानी पेशवा बाजीराव। क्यों, बिल्कुल ये संथाल परगना वो महाराष्ट्र एकदम से टच में है, यानी एकदम से, यानी मराठा उधर पूरा का पूरा उस समय मराठे थे उस समय। तो कहने का मतलब कि बाजीराव ने इनको क्या किया है, भड़काया है भीलों को अंग्रेजों के विरुद्ध, ठीक है। वास्तविकता कारण कर से संबंधित कष्ट तथा नई सरकार से भय था, जबकि वास्तविक कारण देखो लिखा है कि वास्तविक कारण, ये तो अंग्रेजों का मानना था, किसका मानना था, कि अंग्रेजों का ये मानना था कि कंपनी के विरुद्ध किन्होंने भड़काया है, यानी पेशवा बाजीराव ने, जबकि वास्तविक कारण क्या था, वास्तविक कारण यह था कि कृषि के संबंधी यानी जो कृषि संबंधी जो कष्ट तथा नई सरकार से भय था, किनको, भीलों को, ठीक है। अंग्रेजी सेना की अनेक टुकड़ियां इसको दगाने में लगी, दबाने का मतलब उनको दमन करने में लगी थी। उन्होंने 1825 ईस्वी में यानी सेवरम के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया। यहां पर देखो किसने, सेवरम, यहां एक प्रमुख क्रांतिकारी नेता है भीलों का, समझ गए। इन 1825 ईस्वी में सेवरम के नेतृत्व में यह भील विद्रोह पुनः यानी किया गया तथा 1831 ईस्वी में और 1846 ईस्वी में पुनः विद्रोह किए गए, ठीक है। अब ये यानी कहने का मतलब वो कौन सा विद्रोह था, वो अपना जो ये विद्रोह था भील, ये इतना ही आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है, सॉरी आपकी जो राजस्थान बोर्ड जो, ठीक है, इस साल तो आरबीएससी ही रहेगी, तो उसमें आपका इतना ही दे रखा है, तो हमें इससे ज़्यादा यानी याद करना, उसको समझने की आवश्यकता भी नहीं है। इन जितना आपकी जो सिलेबस में दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो इतना ही यानी कहने का मतलब इसमें जो एक विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, सेवरम ने। यानी यहाँ पर भील क्या करते हैं, बारी बारी से
समझ गए। उनको जब जब भड़काया जाता है तब तक वो एक विद्रोह कर देते हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब 1825 में सेवरम के नेतृत्व में, उसके बाद में 1831 में और फिर 1846 में, यानी बार बार ये विद्रोह होते रहे, लेकिन कोई खास यानी क्रांति नहीं हुई। समझ रहे हो इससे। अब अगर देखो बात करते हैं तो दूसरा जो जनजाति विद्रोह है वो है यानी रामोसी विद्रोह। ये रामोसी विद्रोह भी यानी पश्चिमी घाट, ज्यादातर ध्यान देना ना, पश्चिमी घाट में रहने वाली एक जनजाति कौन सी थी, यानी रामोसी। कौन थी? रामोसी एक जनजाति है, जैसे भील है उसी प्रकार ये रामोसी भी एक जनजाति पश्चिमी तट पे रहती थी। अंग्रेजी प्रशासन पद्धति तथा अंग्रेजी प्रशासन से बहुत अप्रसन्न थी। क्यों? क्योंकि अंग्रेज लोग पढ़े लिखे थे, वो अपने हिसाब से शासन चलाना चाहते थे भारत को। कहने का उनको अपनी स्वतंत्रता हो जाने का भय था। किनको? इन रामसी लोगों को। समझ गए। इसलिए उनको अपनी स्वतंत्रता खो जाना, अंग्रेजों के विरुद्ध यानी उन्होंने अपना क्या कर दिया, अभियान छेड़ दिया कि कैसे भी करके इन अंग्रेजों को हमारे इलाके से निकालें। इसके लिए उन्होंने संघर्ष करना पड़ा। तो कहने का मतलब अंग्रेजी प्रशासन पद्धति और अंग्रेजी प्रशासन से बहुत नाराज कौन थे? ये आपके रामोसी लोग या रामोसी आदिवासी। 1822 ईस्वी में उनके सरदार चित्तर सिंह, यहाँ पे सरदार कौन है? चित्तर सिंह। यहाँ ध्यान देना कि रामोसी विद्रोह का यानी प्रमुख अगर कोई क्रांतिकारी नेता है तो उसका नाम है चित्तर सिंह। ये छोटे छोटे क्वेश्चन सी आते हैं बोर्ड में, कई बार पूछ लिया जाता है 1 नंबर का। चित्तर सिंह, जहां पर यानी बच्चों की नजर नहीं जाती है वहीं बोर्ड के अधिकारियों की नजर चली जाती है पेपर बनाने वाले की। ठीक है। तो कहने का मतलब जितना पाठ पढ़ो उसको अच्छे से समझने की कोशिश करो। एसएसटी न यानी रटने का सब्जेक्ट नहीं है, ये समझने का सब्जेक्ट है। अगर आप समझ के हर चीज को समझ लेते हो तो ऐसा नहीं है कि आप जो बुक में जो दे रखा है वो को वो लिखें। आप अपने दिमाग से बना के लिख सकते हो, और जो दिमाग से बना के लिखता है उसी के नंबर अधिक आते भी हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर यानी चित्तर सिंह कौन है? यहाँ पर चित्तर सिंह है वो क्रांति का यानी इस रामोसी विद्रोह का प्रमुख नेता है। सतारा के आसपास के प्रदेश लूट लिए। किसने? इस चित्तर सिंह ने। सतारा एमपी में ही है। कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। 1825 और 26 ईस्वी में दोबारा से विद्रोह हुए। अधिक सैन्य बल से ही अंग्रेज इस विद्रोह को क्या करे? दबाने में सफल हुए। किसको? कौन से विद्रोह को? ये आपका रामोसी विद्रोह को दबाने में क्या रहे? सफल रहे। अब ध्यान देना कि उत्तर भारत में भी विद्रोह, दक्षिणी भारत में भी विद्रोह, आपके जनजाति भी विद्रोह, सब लोगों ने यानी विद्रोह किया था इन अंग्रेजों के खिलाफ, इन अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ। समझ रहे हो? तो ये देखो अपना जो लेसन है उसमें ये टॉपिक का नाम है कि क्रांतिकारी संगठनों का स्वतंत्रता संघर्ष में क्या योगदान था। यानी जो संगठन तो थे ये क्रांतिकारी एक तरह से, इनमें स्वतंत्रता संघर्ष में योगदान। अब ध्यान देना कि भारत के लोगों ने कभी भी अपने हृदय से अंग्रेजी शासन को कभी भी नहीं माना था। समझ रहे हो? तो यही लिखा है कि भारत के लोगों ने कभी हृदय से अंग्रेजी जो दासता को यानी स्वीकार नहीं किया। दासता समझ रहे हो कि गुलामी, अंग्रेजों की गुलामी कभी भी यानी दिल से स्वीकार नहीं की। सन 1757 ईस्वी से भारत के स्वतंत्र होने तक, अगर भारत सन 1757 की बात की जाए, अगर सन 1757 और भारत के स्वतंत्र होने तक 1947 तक, अगर 1947 तक, ठीक है, यानी ये लोग क्या करते रहे? संघर्ष करते रहे। भारतीय लोग क्या करते हैं? अंग्रेजों का संघर्ष ही करते रहे। 1857 ईस्वी में विशाल स्तर पर होने वाला धमाका, ये धमाका कम नहीं था। 1857 का जो स्वतंत्रता का जो संग्राम हुआ था, जो अंग्रेजों ने तो इसको सिपोही विद्रोह कहा था, ये कोई साधारण विद्रोह नहीं था। अंग्रेजी प्रशासन की जड़ें हिला दी थी इसने। समझ रहे हो? यानी कंपनी की जड़ें हिला दी थी। अगर ये पता लग गया था कि अगर हम संगठन में मिलकर अगर कोई बड़ा काम करेंगे तो उसमें जरूर हमें सफलता मिलेगी, लेकिन इसमें सफलता मिलने के असफल होने का कारण इसमें बहुत से थे। यानी सबसे प्रमुख कारण जो था वो था कि स्थानीय लोगों का साथ न देना, ये इस आंदोलन का असफल होने का मुख्य कारण था। तो ध्यान देना, देखो यहां बोल रहा है
कि 1857 ईस्वी में जो विशाल स्तर पर होने वाला जो धमाका वो अंग्रेजी सत्ता को हिलाने वाला सिद्ध हुआ। अंग्रेजी सत्ता क्या हो गई थी, हिल गई थी। यहां तक कि लॉर्ड कैनिंग ने तो यह कह दिया था, उस समय जो कंपनी का जो गवर्नर था उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग, कि अगर भारतीय उस समय संगठित होते और अगर हम कुछ यानी मुट्ठी भर लोग ही तो थे हम, अगर सब लोग अगर हम एक साथ, अगर भारतीय जनता पूरी एक साथ हो जाती तो हम कब के ही उस समय ही यानी सदा सदा के लिए भारत से निकल गए होते। लेकिन एक दूसरे से दबे हुए थे भारतीय लोग, एक दूसरे के नीचे यानी अंग्रेजों की एक तरह से यानी गुलामी पसंद करना चाहते थे, इसलिए यानी उन्होंने स्थानीय स्तर के नेताओं का साथ नहीं दिया। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से 20वीं शताब्दी में स्वतंत्रता प्राप्ति तक, यानी 19वीं शताब्दी के तो उत्तरार्ध, ठीक है, और 20वीं शताब्दी का यानी पूर्वार्ध तक, यानी ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति तक क्रांतिकारी बलिदानों ने खून से आजादी का इतिहास लिखा। अब इसके बाद में और क्रांतिकारी आ जाते हैं, भगत सिंह भी एक नया क्रांतिकारी, समझ रहे हो, यानी क्रांतिकारियों ने अपना इतिहास लिखा। क्रांतिकारी आंदोलन के उत्थान के मुख्यतः वही कारण थे जिसने यानी जिनसे आंदोलन में उग्रपंथ का, किसका, उग्रपंथ का उदय हुआ। समझ रहे हो, किसका उदय हुआ, उग्रपंथ का। 1857 ईस्वी में कड़े संघर्ष के पश्चात अंग्रेजी सत्ता पुनः स्थापित, यानी अंग्रेजों को दोबारा से 1857 का संग्राम होने के बाद में दोबारा से अगर पूरे भारत पर अपनी सत्ता वापस प्राप्त करने के लिए उनको बहुत कड़ा संघर्ष करना पड़ा, तो अंग्रेजी साम्राज्य को पता लग गया था कि ये काम इतना आसान नहीं होने वाला है आगे। तो ये लिखा है कि कड़े संघर्ष के पश्चात अंग्रेज सत्ता पुनः स्थापित कर पाए, लेकिन लॉर्ड कर्जन, इस समय देखो ध्यान आ जाना है, लॉर्ड कर्जन कंपनी, अब यहां पर देखो यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है और अब वायसराय बनते हैं, समझ गए, तो वायसराय बनता है, उसका नाम है लॉर्ड कर्जन, यानी कंपनी का शासन समाप्त होके और भारतीय शासन पूरा का पूरा यानी ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आ जाता है। उस ब्रिटिश क्राउन में ही लॉर्ड कर्जन की जो प्रतिक्रियावादी नीति, देखो ध्यान देना, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, तो प्रतिक्रियावादी कौन था, लॉर्ड कर्जन। वो सोचा कि एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए, क्या जाए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए कि भारतीय लोगों के मन के विचार जानने के लिए उसने यानी कांग्रेस नामक एक संस्था या कांग्रेस नामक एक संगठन की स्थापना कर दी। और कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर और 1885 को, समझ गए, ये एक तरह से इसी की उपस्थिति थी। कर्जन ये चाहता था कि कैसे भी करके यानी एक ऐसी स्थापना की जाए जिससे यानी हमें पता चल जाए कि भारतीय लोगों के मन में क्या चल रहा है, ऐसा दोबारा से कोई नया आंदोलन न हो, समझ गए। 1857 जैसा दोबारा कोई आंदोलन न हो, इसके लिए अंग्रेजों ने एक नई यानी संस्था कांग्रेस के नाम से 28 दिसंबर और 1885 को यानी बना दी, समझ रहे हो, यहां पर स्थापना हो जाती है। तो यही है लॉर्ड कर्जन के, देखो ध्यान देना, प्रतिक्रियावादी, यानी कुछ जो जनरल थे वो तो क्या थे, यानी विस्तारवादी। विस्तार का मतलब यानी अंग्रेजी साम्राज्य को काफी बढ़ाना, यह है प्रतिक्रियावादी, यानी हर क्रिया का कहते हैं, हर क्रिया का एक प्रतिक्रिया होती है साइंस में, तो उसी प्रकार ये हर क्रिया यानी प्रतिक्रियावादी था। उस नीतियों ने क्रांतिकारी आंदोलन करने के लिए भारतीयों को बाध्य किया, समझ गए हो, यानी यहां पर लॉर्ड कर्जन है, समझ गए, यानी उसकी प्रतिक्रियावादी नीतियों ने ही वापस इन क्रांतिकारियों को संगठित होकर और उनको आंदोलन करने के लिए बाध्य कर दिया। 1905 ईस्वी में बंग भंग, ध्यान देना, बंग भंग का मतलब कहता है बंगाल का विभाजन हो जाना, यानी बंगाल के 2 टुकड़े कर दिए इसने लॉर्ड कर्जन ने, तो बंग भंग का नाम कहलाता है, समझ गए, क्या कहलाता है, बंग भंग, यानी यहां पर बंगाल का विभाजन हो जाता है, बंगाल के 2 टुकड़े कर दिए गए जाते हैं, ये टुकड़े कौन करता है, लॉर्ड कर्जन। तो बंग भंग की चोट से प्रत्येक स्वाभिमानी भारतीय क्या हो गया, भड़क उठा। प्रत्येक जो जिसके दिल में देश प्रति की भावना है या जिसके दिल में देश प्रेम है, यानी उसका स्वाभिमान जाग उठा इस बंग भंग से,
समझ गए? यानी हिंदू मुसलमानों के बीच में उन्होंने सोचा कि इन दोनों को आपस में कैसे भी लड़ाया जाए ताकि अपनी सत्ता स्थापित हो सके। समझ गए? तो इसने उन्होंने क्या किया, भंग यानी बंगाल का विभाजन कर दिया लॉर्ड कर्जन ने। तो इससे प्रत्येक जो भारतीय था वो भड़क उठा और सरकार का दमन और साथ में जनता को कुशल नेतृत्व देने नेताओं की असफलता के कारण उपजी जो कुंठा ने क्रांतिकारी आंदोलन को क्या कर दिया, जन्म दिया। यहां पर उग्रवाद नहीं, उग्रवाद का मतलब वो उग्रवाद नहीं है, यह यानी जनता की आवाज अंग्रेजों तक पहुंचाने के लिए ऐसा कोई नेता चाहिए था, उग्रवाद नेता, जो यानी सीधा यानी अंग्रेजों पर वार या चोट कर सके। ठीक है, तो वो कौन थे? सिर्फ क्रांतिकारी ही थे। ऐसे क्रांतिकारी यह विश्वास करते थे कि राष्ट्रीय जीवन में जो भी उपयुक्त तत्व है, जैसे कि धार्मिक तथा राजनीतिक स्वतंत्रताएं, नैतिक मूल्य तथा भारतीय संस्कृति को विदेशी शासन समाप्त कर देगा। बिल्कुल कर देगा। क्या कि भारत के जो धार्मिक हैं, भारत का जो धर्म है, भारत के जो धार्मिक रीति रिवाज हैं, उनको कौन नष्ट कर देंगे? ये विदेशी शासन। और विदेशी शासन कौन है? यहाँ पर अंग्रेज। ठीक है, राजनीतिक भारत की जो पॉलिटिक्स है पूरी की पूरी, उसको समाप्त कौन कर देंगे? ये विदेशी शासन। यहाँ की भारत की जो स्वतंत्र है, भारत के जो नैतिक मूल्य हैं, उन सबको, यहाँ की भारत की जो संस्कृति है उसको भी ये विदेशी शासन क्या कर देगा? समाप्त कर देगा। और ये किसका माना था? और ये माना था यानी क्रांतिकारियों का। ठीक है, अतः सभी क्रांतिकारियों का एक ही उद्देश्य था कि इस मातृभूमि, अपनी मातृभूमि जो अपनी भारत माता है, उसको ये विदेशी शासन यानी अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराना, यही क्रांतिकारियों का एक प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, अब अगर बात की जाए तो ये जो प्रथम जो स्वतंत्रता संग्राम था, इसकी असफल क्यों हुआ, इसके प्रमुख कारण कौन कौन से हैं? उनमें पहला जो कारण है वो है कि 1857 की जो क्रांति वो निर्धारित तिथि से पूर्व ही प्रारंभ कर दी। मैंने आपको बताया था कि क्रांति की जो शुरुआत की गई थी वो 31 मई, यानी ये बोले कि 31 मई को क्रांति की शुरुआत करनी है, लेकिन क्रांति की शुरुआत हो जाती है 10 मई। तो ये यानी बिना तैयारी के ही, यानी अब देखो 21 दिन में तो काफी तैयारी हो सकती थी, 21 दिन पहले ही क्रांति हो गई। तो ये भी असफलता का एक कारण है, जिससे क्या होगा, ये क्रांति असफल हो गई। कौन सी क्रांति की बात करें यहाँ पे? हम 1857 की क्रांति यानी भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बारे में बात करें। नंबर दूसरा अगर कारण है वो 1857 की क्रांति की असफलता का अन्य कारण यानी योग्य नेतृत्व का अभाव, यानी ऐसा कोई योग्य नेता नहीं था, क्योंकि बहादुर शाह जफर को इन्होंने अपना नेता बनाया था। समझ गए? विद्रोही नेताओं ने यानी सैनिक कुशलता तथा संगठित होकर कार्य करने तथा क्रांति संचालन की अक्षमता का अभाव था। ध्यान देना, जो विद्रोही नेता थे उनमें सैनिक कुशलता तथा संगठित होकर कार्य करना, यानी एक तरह से संगठित होकर कार्य करना और सैनिक कुशलता का अभाव था, जो क्रांति की असफलता का एक प्रमुख कारण था। एक कारण यह भी है कि स्थानीय लोगों ने इस क्रांति की यानी इन क्रांतिकारियों का साथ ही नहीं दिया। क्रांतिकारियों में वीरता और साहस की भावना का अभाव नहीं था, परंतु उनकी सैन्य शक्ति अत्यधिक क्या थी? निर्बल थी, क्योंकि उनके पास इतने संसाधन नहीं थे, इतने हथियार भी नहीं थे कि वो अंग्रेजों से मुकाबला कर सके। तो ये 1857 की हमारी जो क्रांति थी यानी उसकी असफलता के कारण। नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी उसमें कैसे अब अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार और आगे कैसे बढ़ता है और यहाँ से कैसे यानी भारतीय यानी अंग्रेजों का शासन किस तरह से आगे बढ़ता है और कैसे यानी भारतीय लोग इसका विरोध करते हैं, तो इसके लिए हमें आगे की क्लास का इंतजार करना पड़ेगा। तो तब तक के लिए, कल तक के लिए बोले तो आगे की क्लास के तक के लिए जय हिंद, जय भारत।